वेलकम दोस्तों। आज हम सैम्पल पेपर क्वेश्चन वन सैम्पल पेपर वन मतलब सैम्पल पेपर के जो 1 नंबर को हमने शुरू किया था उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी हम आज स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, जिसका मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन करके रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ ऐसा होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। ओके, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट registrations फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऑफ which 60 are interested in music, 84 are interested in dance, and 108 students are interested in handicrafts. For optimum cultural exchange, organizers wish to keep them in minimum number of groups such that each group consists of students interested in the same art form and a number of students in each group is the same. Find a number of students in each group, find the number of groups in each art form, and how many rooms are required if each group will be allotted a room. तो हमें समझना है कि एक आर्ट कन्वेंशन होने वाला है जिसमें 60 म्यूज़िक को प्रीफर करते हैं, 60 स्टूडेंट्स, 84 स्टूडेंट्स डांस को प्रीफर करते हैं या फिर इंटरेस्टेड है, और 108 स्टूडेंट्स हैंडीक्राफ्ट्स में। ठीक है, अब हमें इन सब का मतलब म्यूज़िक के कुछ ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, डांस के कुछ ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, डांस के और क्राफ्ट्स के, और ग्रुप्स हमें ऐसे बनाने पड़ेंगे जिससे कि ग्रुप्स का जो नंबर होगा, मतलब नंबर ऑफ ग्रुप्स जितने भी होंगे हर एक सेक्टर से, म्यूज़िक वाले सेक्टर से, डांस वाले सेक्टर से, क्राफ्ट वाले सेक्टर से, वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजर्स विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स में रखने की कोशिश कर रहे हैं वो। ठीक है, और हर एक ग्रुप में जितने भी मेंबर्स होंगे वो सेम होंगे। तो म्यूज़िक के सपोज़ बहुत सारे ग्रुप बने, इसमें से हर एक ग्रुप में सपोज़ एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, मतलब सेम रहेंगे। फिर डांस के बहुत सारे ग्रुप्स बने, उसमें भी हर एक ग्रुप में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या फिर स्टूडेंट्स रहेंगे। और क्राफ्ट्स में भी बहुत सारे ग्रुप्स बने, उसमें भी सारे के सारे ग्रुप्स में सेम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। तो ऐसे मतलब कितने सारे ग्रुप्स बनेंगे और हर एक ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे, और अगर हर एक ग्रुप को एक रूम दिया जाए तो कितने रूम्स देने पड़ेंगे उनको। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और एचसीएफ निकालने से हमें पता चल जाएगा कि हर एक ग्रुप में कितने मेंबर्स होंगे, और वो सारे के सारे मेंबर्स का जो नंबर होगा सेम होगा। ओके, तो 60, 84 और 108 इन सब का क्या निकाला, एचसीएफ निकाल लिया। ठीक है, एचसीएफ निकालने के बाद हमने क्या किया, हमें ये पता चला कि हर एक ग्रुप में 12 स्टूडेंट्स रहेंगे और ये अमाउंट और ये नंबर सेम रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो हर एक ग्रुप में 12 स्टूडेंट्स रहेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई कितने ग्रुप्स बनेंगे, तो फिर म्यूज़िक से, तो म्यूज़िक में देखो टोटल है 60 स्टूडेंट्स। अगर हर एक ग्रुप में 12 करके स्टूडेंट्स होएगा तो कितने ग्रुप्स होएगा, 5 ग्रुप्स। टोटल स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप इन ईच ग्रुप। ओके, सिमिलरली डांस के लिए भी कितने स्टूडेंट्स हैं, 84, और हर एक ग्रुप में अगर 12 करके स्टूडेंट्स हो सकते हैं तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, 7। इसके बाद हैंडीक्राफ्ट्स में टोटल 108 स्टूडेंट्स हैं, इसमें से अगर हर एक ग्रुप में 12 स्टूडेंट्स करके होगा तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, 9 ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर आ गया इजीली। अब बोला है कि अगर हर एक ग्रुप को अगर एक ग्रुप को एक रूम दिया जाए, ठीक है, तो ऐसे कितने रूम्स देने पड़ेंगे। तो उसके लिए
हमें देखना पड़ेगा कि ग्रुप्स कितने हैं। यहाँ पर 5 ग्रुप है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 9 है। तो 5 7 9 प्लस करेंगे 21। तो 21 ग्रुप्स के लिए कितना रूम लेना पड़ेगा? 21 रूम्स। बस यहाँ पर देखो लिखा है टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितना होगा? 5 + 7 + 9 21। क्लियर? तो HCF निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद टोटल में से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो तुमको ग्रुप्स पता चल जाएगा कितने ग्रुप्स होगा। और ग्रुप्स पता चल जाएगा तो तुम निकाल सकते हो कि कितने रूम्स चाहिए अगर हर एक ग्रुप को एक रूम दिया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया है और आया होगा, बिकॉज इतना भी टफ नहीं था। बस समझने की ज़रूरत है अच्छे से। ओके, अगर प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, वरना डाउट जो है डाउट ही रह जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रोमन 1 α² + β², रोमन 2 α⁻1 + β⁻1, मतलब इन्वर्स अल्फ़ा प्लस इन्वर्स बीटा का वैल्यू निकालना है। ओके, इजी है। तो मान लेते हैं लेट px = 5x² + 5x + 1। ये px लिखना ज़रूरी है बिकॉज हम किसी भी पॉलिनोमियल को या तो px gx fx ऐसे करके हम डिनोट करते हैं। तो इस वाले पॉलिनोमियल को भी हमने इसको ऐसे डिनोट किया। ठीक है, अब अगर ये पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोस हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा सिंस अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल अच्छा, पॉलिनोमियल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है अभी तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो अब द px। ठीक है, px लिखने से तुमको और लंबे करके पॉलिनोमियल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर क्योंकि अल्फ़ा और बीटा px के ज़ीरोस हैं तो सम ऑफ ज़ीरोस क्या होगा? सम ऑफ ज़ीरोस मतलब क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a। -b क्या होगा? -b होगा -5/a क्या है? 5। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि है 5 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि यहाँ पर 5 है। ओके, और इसके सामने एक माइनस लगता है हमेशा। ओके, -b/a फॉर्मूला है इक्वल्स टू -1। तो सम ऑफ ज़ीरोस हो गया -1। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका वैल्यू क्या होगा? c/a, कांस्टेंट टर्म, मतलब कांस्टेंट टर्म +1 है 1/a है कोएफिशिएंट ऑफ x² जो कि है 5। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या हो गया? 1/5। अब हमें वैल्यूज़ निकालना है किसका? नाउ रोमन 1 हमें क्या फाइंड करना है? α² + β²। अब ये किसका फॉर्मूला है? a² + b²। a² + b² के दो फॉर्मूले हैं। क्या क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2ab या फिर अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर +2ab। ठीक है, इन दोनों में से आपको यूज़ करना पड़ेगा ये वाला, बिकॉज हमारे पास इसका वैल्यू है और इस वाले पार्ट का वैल्यू है, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू नहीं है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला अभी यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है -1 है, -1 होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, वैल्यू क्या है? 1/5 हमने अभी निकाला 1/5। तो 1 - 2/5
बिकॉज -1 का होल स्क्वायर करने से 1 हो जाएगा। तो एलसीएम लो 5, तो 5 - 2/5 = 3/5। तो रोमन 1 मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 3/5 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रोमन 2 को सॉल्व करते हैं। रोमन 2 में क्या कहा, रोमन 2 में कहा है कि अल्फ़ा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या, 1/α प्लस 1/बीटा। एलसीएम ले लो आराम से, एलसीएम ले लिया तो क्या रहा, बीटा प्लस अल्फ़ा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है, जिसका वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा, इसका वैल्यू क्या है 1/5। ओके, इसका वैल्यू है 1/5। अब ये 5 चला जाएगा ऊपर इंटू होकर, तो ये हो जाएगा -5। इसका आंसर होगा -5। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर की तरफ। 28 का ए करेंगे पहले, फिर और देकर बी करेंगे। ओके, 28 का ए क्या कहता है, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digits is 66 if the digits of the number differ by 2, then find how many such then find a number and also find how many such numbers are there। ठीक है, तो हम ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत कर चुके हैं एनसीईआरटी में भी। ठीक है, आप तो कर ही रहे हो अभी, बिकॉज एग्ज़ाम में आएगा ऐसे क्वेश्चंस 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, हमारा पुराना टेक्निक क्या है, लेट द 10th प्लेस डिजिट बी x। 10 प्लेस में जो डिजिट है उसको हमने x मान लिया, और जो 1 या फिर कह सकते हो यूनिट्स प्लेस, ठीक है, 10th प्लेस डिजिट 10th place digit be x and the units place digit be y। ठीक है, 10th place digit को x मान लिया और यूनिट्स प्लेस डिजिट को y मान लिया। इसके बाद क्या, तो फिर नंबर दिखने में कैसा होगा, देन नंबर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई, 10 इंटू 10th प्लेस डिजिट प्लस यूनिट्स प्लेस डिजिट, ये फार्मूला था। तो इस फार्मूले से देखा जाए तो नंबर होगा 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब क्या, कि 10th प्लेस का जो डिजिट होगा मतलब x होगा, वो हमने अभी यूनिट्स प्लेस के डिजिट में बिठा दिया, और जो यूनिट्स प्लेस का डिजिट होगा y, उसको हमने 10th के प्लेस में बिठा दिया। तो रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर क्या होगा, रिवर्स नंबर होगा 10y प्लस x। मतलब जो 10th प्लेस में था उसको हमने भेज दिया यूनिट के प्लेस में, और जो यूनिट के प्लेस में था उसको हमने भेज दिया 10 के प्लेस में। ठीक है, तो ये था रिवर्स नंबर। अब बोला गया है कि इन दोनों का सम करने के बाद हमें मिलता है 66। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इक्वल्स टू 66। प्लस कर दो तो 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66। यहाँ से 11 कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। इसको कैंसिल कर सकते हो तो 6 होगा। तो यहाँ से मिल गया हमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, और इसको होगा आपका इक्वेशन 1। इसको आपको बोलना पड़ेगा, ये इक्वेशन 1 है, मार्क करना पड़ेगा, ये अपना इक्वेशन 1 है। अब ये होने के बाद क्या करना है, ये होने के बाद अब एक और बात गिवन है क्वेश्चन में, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब अगर नंबर के जो डिजिट्स हैं 10th प्लेस के और यूनिट्स प्लेस के, अगर उनके बीच में अंतर डिफरेंस अगर 6 है, 6 है ना भाई, कितना था, अरे सॉरी 2 है। अब क्या है,
अब देखो ऑल्सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2। ठीक है, दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि कौन सा डिजिट बड़ा है, कौन सा डिजिट बड़ा है मुझे नहीं पता। हो सकता है कि टेंस प्लेस के डिजिट से जब हमने यूनिट्स प्लेस के डिजिट को हटाया, डिफरेंस किया, माइनस किया, तब मुझे 2 मिला। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यूनिट्स प्लेस के डिजिट से मैंने जब इसको टेंस प्लेस के डिजिट को हटाया तो मुझे 2 मिला। ऐसा भी हो सकता है। सो दोनों ही केसेस पॉसिबल है और आपको दोनों ही केसेस को मेंशन भी करना है और उसको सॉल्व भी करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है कि भाई टेंस प्लेस का डिजिट बड़ा है उसके किससे, वंस प्लेस के डिजिट से। तो कुछ भी, दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। ओके, तो आपको ये बात याद रखना है। इसको आपको इक्वेशन 2 मान लेना है और इसको आपको इक्वेशन 3 मान लेना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 और 2 को प्लस करेंगे, बिकॉज अगर हम प्लस कर देंगे तो y और ये y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 2 x + y इक्वल्स टू 6, x - y इक्वल्स टू 2 प्लस किया तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 2x इक्वल्स टू 8, मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, x का वैल्यू 4, अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू होगा 2 होगा, तो y का वैल्यू होगा 2। मतलब कि अगर x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू होगा 2 और नंबर क्या होगा 10 × 4 + 2, 10x + y, सो 42 होगा। ये एक आंसर होगा, ये एक आंसर होगा। ठीक है, और अगर अभी हम इक्वेशन 1 और 3 को लें, इक्वेशन 1 और 3 को लिया और फिर इनको प्लस किया, अब देखो क्या रिजल्ट मिलता है, x + y इक्वल्स टू 6 माइनस x + y इक्वल्स टू 2। प्लस कर दो तो प्लस x माइनस x कैंसिल, तो 2y इक्वल्स टू 8। यहाँ से y का वैल्यू तुमको 4 मिलेगा। ठीक है, y का वैल्यू तुमको 4 मिलेगा और फिर इसको इक्वेशन 1 में डालने के बाद तुमको x का वैल्यू मिल जाएगा 6 - y, 6 - 4 2। तो x का वैल्यू 4 होने से y का वैल्यू 4 होने से x का वैल्यू यहाँ पर 2 आ रहा है। अब यहाँ पर जो नंबर है वो कैसा होगा देखते हैं। देयरफॉर नंबर इक्वल्स टू 10 × x, मतलब 10 × 2 + y मतलब 4, 24। ये एक आंसर है। ठीक है, ये एक आंसर है। तो ऐसे दो नंबर पॉसिबल है, या तो वो नंबर 42 हो सकता है या तो वो नंबर 24 हो सकता है। तो दोनों ही नंबर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, सो दोनों ही नंबर्स के डिजिट को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो उनका सम हो जाएगा, अगर हम 42 को और इसके डिजिट्स को उल्टा करने के बाद हम 24 को सम करेंगे तो हमें 66 मिलेगा, और 4 - 2 करूँगा तो 2 मिलेगा। ओके, और या फिर अगर इस नंबर की बात करें तो यहाँ पर 4 - 2 या फिर 2 - 4 यहाँ पर -2 हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा नंबर पॉसिबल है इसमें, 42 पॉसिबल है। ठीक है, 42 पॉसिबल है, 24 में पॉसिबल होगा नहीं आई गेस, बिकॉज -2 नहीं बोला, 2 बोला। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज दिस, सो आई गेस इट वुड बी द नंबर वुड बी बोथ द नंबर्स। दोनों ही नंबर पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा दोनों ही नंबर्स पॉसिबल हैं। ओके, दोनों ही नंबर्स का आपको उल्लेख करना है। सो देयर आर 2 नंबर्स पॉसिबल। There are 2 numbers
पॉसिबल 42 and 24, 42 and 24. ओके, क्लियर? ये होगा आपका आंसर कि दो नंबर पॉसिबल है, 42 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। इसके बाद हम और देखें, एक और क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे। सॉल्व 2 by root x plus 3 by root y equals to 2। एक और है 4 by root x प्लस माइनस 9 by root y इक्वल्स टू -1। यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है। और क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है कि x और y का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। ये एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। ओके, बहुत सिंपल है। यहाँ पर गलतियाँ क्या करते हैं लोग पता है? वो लोग एलसीएम ले लेते हैं, लेकर रूट एक्स वाई होगा एलसीएम, तो यहाँ से 2 रूट वाई प्लस 3 रूट एक्स इक्वल्स टू 2, फिर 2 रूट वाई प्लस 3 रूट एक्स, ऐसे करते 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 फालतू की चीज़ें करते हैं। ऐसे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है? आपको करना है कि लेट 1 बाई रूट एक्स इक्वल्स टू ए और 1 बाई रूट वाई को तो मान लो भाई बी, तो और भी आसान हो जाता है, इक्वल्स टू बी, ये मान लो। तो अभी इक्वेशन क्या होगा? अभी इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। सो 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 2 हो गया। और ये वाला इक्वेशन कुछ ऐसा लगेगा 4a प्लस 9b इक्वल्स टू -1। अब देखो कितना इजी लग रहा है देखने में, ठीक है। अब यहाँ से a और b का वैल्यू निकालो। निकालने के बाद a के वैल्यू में ये बिठा दो 1 बाई रूट एक्स, और b के वैल्यू में 1 बाई रूट वाई बिठा दो। हो गया आपका आंसर। अब क्या करना है तुम्हारी मर्ज़ी, तुम किस वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करोगे। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को। करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? करने के बाद मुझे मिलेगा 4a प्लस 6b इक्वल्स टू 4। अब इसको तो माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, 4a कैंसिल, ये 9 में से 6 गया तो 3b रहेगा, -1 -4 तो -5 रहेगा। ओके, तो b का वैल्यू हो जाएगा -5/3। यहाँ पर मैंने गलती किया, ठीक है। यहाँ पर ये 4a माइनस 6b होगा। 4a माइनस 6b मतलब ये हो जाएगा +3 अब ठीक है, तो ये प्लस होने से ये हो जाएगा 15b, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/3। ओके, ये हो जाएगा -1/3। ओ वेट, माइनस होगा क्या? माइनस तो हाँ माइनस होगा, -1/b होगा। और फिर यहाँ से तो हमें b का वैल्यू मिल चुका है, यहाँ से b का वैल्यू मिल चुका है। और अभी हम a का वैल्यू भी निकाल लेते हैं आराम से। ओ वेट 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 वेट, सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, माइनस तो इसमें होगा। 4a माइनस इसका, ये तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस हो जाएगा। अब ठीक है, अब +1 होगा, ठीक है। पता नहीं क्या हो रहा है बार बार। अब ठीक है, मैं बार बार पता नहीं क्या सोच रहा हूँ। ये 4a माइनस 9b होगा, जैसे कि यहाँ पर था 4a माइनस 9b इक्वल्स टू -1, ठीक है। और ये तो 4 प्लस है, ठीक है। अब a का वैल्यू निकाल लेते हैं। a का वैल्यू तो रोमन 1 में बिठा देता हूँ,
रोमन वन, अरे कहाँ चला गया, रोमन वन में अगर मैं बिठाऊँ तो 2a इक्वल्स टू 2 माइनस 3b, 2 इंटू 3, सॉरी अरे यार 2 माइनस 3 इंटू 1/3 कैंसिल, 1 हो गया। सो 2a का वैल्यू 1 आया, तो यहाँ से a का वैल्यू आएगा हाफ। ओके, a का वैल्यू आ जाएगा हाफ, मतलब a का वैल्यू आ चुका है हाफ। अब तुम क्या करना है, सिंपली a की जगह पर वो बिठा दो। तो अगर a इक्वल्स टू 1/2 है, मतलब (1/√x इक्वल्स टू 1/2 है, तो यहाँ से √x क्या होगा 2 के बराबर, x क्या होगा 2 स्क्वायर मतलब 4 के बराबर। तो x का वैल्यू मिल चुका है ना, x का वैल्यू मिल चुका है। इसके बाद b का वैल्यू 1/3 है। b का वैल्यू किसके बराबर था, 1/√y के बराबर। यहाँ से √y का वैल्यू क्या होगा 3, और यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर 9। क्लियर, x और y का वैल्यू मिल चुका है। तो ऐसे आपको करना है, वैसे आप हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप स्मार्ट वर्क करके इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हो। ठीक है, फालतू का वो एलसीएम लेके वो वर्क वो ऐसा करके कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का ए। ओके, 29 नंबर का ए। सो क्वेश्चन में गिवन है एक डायग्राम, और डायग्राम को कॉपी मार लेता हूँ। अरे यार, डायग्राम है सर्कल का, क्या हो गया, डायग्राम है सर्कल का, और फिर यहाँ से एक टेंजेंट, यहाँ से एक टेंजेंट, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यहाँ से सेंटर, और ये टेंजेंट्स को ज्वाइन किया ऐसे। ओके, और इसको थोड़ा सा टिल्टेड होना पड़ेगा ऐसे। इसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन किया। इसका नाम है ए ओ बी, और इसका नाम है पी। अब क्वेश्चन में गिवन है पी ए एंड पी वी आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। Chord AB makes an angle 30 degree with the radius at the point of contact। ठीक है, हमारे पता है OA और OB जो है क्या बोलते हैं उसको, OA और OB जो है रेडियस है और AB कॉर्ड है। तो क्या बोला, हाँ, तो भाई साहब ने बोला कि जो कॉर्ड है और रेडियस है OA, ठीक है, उसके साथ कॉर्ड ने 30 डिग्री एंगल बनाया है। ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये टेंजेंट है। ओके, तो हमें तो पता है कि भाई दो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, मतलब ये दोनों साइड इक्वल, तो ये एंगल भी इक्वल, ये एंगल भी इक्वल। तो अगर ये एंगल 30 होता है तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। ठीक है, पता है आपको, तो ये वाला एंगल कितना होगा बता सकते हो, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला होगा 180 माइनस 60 120। ठीक है, अब क्या बोला, इफ़ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, अगर कॉर्ड का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए, टेंजेंट का लेंथ निकालो, और रेडियस
एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ओ ए। ओ ए का भी लेंथ निकालो। ओके कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अभी गौर से देखो, हमें पता है कि टेंजेंट के साथ जो रेडियस होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ठीक है, इसमें से इस 90 में से तो ये वाला एंगल तो हमें पता है ये 30 डिग्री है, तो बाकी का कितना होगा, 90 में से 30 गया तो 60। सिमिलर केस में यहाँ भी देखो, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है ओ बी, तो ये पूरा 90 डिग्री होगा। इसमें से इतना तक तो एंगल हमें पता ही है 30 डिग्री है, तो बाकी का 60, बाकी का होगा 60। तो ये इस ट्राइंगल में पी ए बी ट्राइंगल में ये 60, ये भी 60, तो बाकी का भी ये 60 होगा। और तीनों एंगल 60-60 है, मतलब क्या, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इसमें से ए बी जो है उसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, तो पी ए भी 6 सेंटीमीटर होगा, पी बी भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, बताओ बताओ, रेडियस कैसे निकालेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी का तो अभी हम रेडियस का भी निकालेंगे लेंथ, लेकिन उससे पहले अगर आपको समझ में नहीं आया तो बता सकते हो, ठीक है। अब डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्या बोलते हो, या फिर ऐसे रहने दो, अच्छा और बड़ा कर देता हूँ, बिकॉज छोटा डायग्राम तो समझ में नहीं आएगा और ड्राइंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा लिख दूँगा, ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज मैं ये वीडियो है समझाने के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट आप खुद से भी लिख सकते हो आराम से। तो लिखो, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए के साथ ओ बी तो भाई सेम है बिकॉज रेडियाई है। फिर इम्प्लाइज देखे लिखो, देन तो एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए इक्वल होगा। क्यों, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए दोनों ही 30 डिग्री होंगे। ओके, बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन था कि इसके साथ कॉर्ड के साथ रेडियस का जो एंगल बन रहा है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो 30 डिग्री से। ओके, इसके बाद क्या, इसके बाद हमें पता है कि ओ ए के साथ ए पी परपेंडिकुलर है, बिकॉज टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, इम्प्लाइज करना पड़ेगा। इम्प्लाइज जगह क्या लिखोगे, एंगल ओ ए पी 90 डिग्री है, सो देयरफॉर आपको लिखना पड़ेगा एंगल पी ए बी कितना होगा, 90 माइनस 30 60। ठीक है, फिर सिमिलरली एंगल पी बी ए भी 90 माइनस 30 होगा, जो कि 60 डिग्री होगा। सिमिलरली क्यों, बिकॉज यहाँ भी ओ बी के साथ बी पी परपेंडिकुलर होगा, और फिर ये एंगल जो होगा, फिर ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 90 से ये 30 को माइनस कर दो, मतलब 60। ठीक है, इसलिए हमने सिमिलरली लिखा। ओके, और सिमिलरली लिखने से आपको ये रीज़न और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। और सिमिलरली आपको लिखना है एग्जाम में, नहीं तो जो कॉपी चेक करेगा वो सोचेगा कि आप गधे हो, ठीक है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पर। आप सिमिलरली लिख के समाप्त कर सकते थे इसको, ठीक है। अब इन ट्राइंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल्स टू एंगल पी बी ए equals to 60 degree. So therefore angle APB जो होगा वो कितना होगा, 180 माइनस 120, मतलब 60 प्लस 60, मतलब 60 डिग्री। ठीक है, तो सारे के सारे एंगल 60, मतलब क्या यही होगा therefore triangle APB is an equilateral triangle। और इक्वल ट्राइंगल में हर एक साइड इक्वल होता है, सो देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू पी ए इक्वल्स टू पी बी, जो कि होगा 6 सेंटीमीटर के बराबर। बिकॉज ए बी क्या है,
इस वाले ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ए बी उनका साइड है, लेकिन अगर हम सर्कल के रेस्पेक्ट में बात करें तो ए बी एक कॉर्ड है जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो ये 6 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 6, ये भी 6, सिंपल। ओके, अब क्या, अब हमें ओ ए का लेंथ निकालना है ना, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री हम यूज़ करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस वाला। ओके, हाइट एंड डिस्टेंस वाला कैसा है, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एकदम, यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर, सपोज इसका नाम है ओ डी। ओके, अब गौर से देखिए, ये वाला एंगल 30 है। ओके, और हमें पता है कि सेंटर से जब भी हम कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाता है, क्लास 9 का थ्योरम है सर्कल चैप्टर का। तो इसका मतलब ये टोटल 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 3, क्लियर। ओके, तो ये वाला पार्ट होगा 3 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट होगा 3 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट हो जाएगा कॉर्ड, ठीक है। अब गौर से देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एंगल है और एक साइड का लेंथ है। इससे हाइट एंड डिस्टेंस में जो जितने भी फॉर्मूले हैं एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज़ करके हम ओ ए का लेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो, इन ट्राइंगल, अच्छा पहले देखो, कॉन्स्ट्रक्टेड ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी which implies, क्या लिखूँगा, हाँ क्या लिखना पड़ेगा, ए डी इक्वल्स टू डी बी। क्यों, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्स द कॉर्ड। ओके, से क्लास 9 का थ्योरम है, तो मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा इसमें, तुम समझ जाओ। तो इसका मतलब होगा कि ए डी इक्वल्स टू ए डी बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, मतलब हाफ ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद इन ट्राइंगल ओ ए डी, इन ट्राइंगल ओ ए डी क्या करना पड़ेगा, ट्राइंगल ओ ए डी में हमें पता है हमें किसका वैल्यू चाहिए, ओ ए का वैल्यू चाहिए, ये अननोन साइड है, ठीक है, और नोन क्या है 3 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का रेशियो करते हैं और एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ओ ए और किसका रेशियो किया भाई, ए डी का, हाँ ओ ए और ए डी का रेशियो किया। अब हमें देखना पड़ेगा कि इस एंगल के रेस्पेक्ट पर ओ ए और ए डी क्या है, तो इस वाले एंगल के रेस्पेक्ट पर ओ ए है अपना हाइपोटेन्यूज, ओके, और ए डी क्या है, अपना बेस है। तो हाइपोटेन्यूज बाई बेस, हाइपोटेन्यूज बाई बेस मतलब क्या, बताओ, हाइपोटेन्यूज बाई बेस यह होगा सेक 30 डिग्री, इम्प्लाइज ओ ए नहीं पता, ए डी पता है 3, और सेक 30 मतलब क्या, कॉस 30 का इन्वर्स, मतलब उल्टा। कॉस 30 क्या होता था, कॉस 30 होता था √3/2, तो यह होगा 2/√3, सिंपल। अब रैशनलाइज कर दो, ओ ए इक्वल्स टू 2 × 3 × √3 और नीचे होगा 3, ठीक है, रैशनलाइज किया डायरेक्ट, 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ से ओ ए का वैल्यू आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर, हो गया आंसर, ठीक है। 2√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओ ए का लेंथ हो जाएगा ये। इसके बाद क्या, इसके बाद आ जाते क्वेश्चन नंबर 29 के बी नंबर पे। और देख लिखता हूँ, ये तो हो गया था ना, हाँ हाँ ठीक है।
Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that. तो फिर से वही सर्कल ड्रॉ करो, एक एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ करो T, वहाँ से एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, और फिर इस वाले पॉइंट से एक ड्रॉ किया, ये लो हो गया। सेंटर ड्रॉ करो, ज्वाइन करते हैं रेडियस को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ, और फिर क्या बोला, हाँ ये सेंटर हो, हाँ एंगल PTQ, अच्छा TP एंड TQ आर टेंजेंट्स, सेंटर O, PTQ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ OPQ। अच्छा यहाँ से एक और ज्वाइन करना पड़ेगा, ये जो एंगल होगा ये जो एंगल होगा TPQ, सॉरी अरे TPQ नहीं PTQ, ये जो एंगल होगा PTQ ये OPQ का डबल होगा, इस वाले एंगल का डबल, ये प्रूफ करना है हमें। ओके देखो कैसे प्रूफ करना है, सिंपल है, ये थ्योरम आई गेस थ्योरम नहीं है ये, मतलब एक एग्जांपल गिवन है आपके RS अग्रवाल की किताब में, ठीक है। कैसे करना है देखो, हमें क्या करना है, हमें एंगल TPQ इस वाले एंगल का कुछ नाम ले लेना है, ठीक है। तो एंगल की बात आता है तो थीटा आ जाता है, ठीक है, तो ये थीटा मान लेता हूँ, तो लेट एंगल TPQ इक्वल्स टू थीटा, थीटा ही आता है ज़्यादातर एंगल के क्षेत्र में, थीटा अल्फ़ा गामा जो भी आता है, ठीक है। तो तुमने सपोज़ अल्फ़ा लिया, कोई बात नहीं है ले सकते हो, तो एंगल TPQ थीटा मान लिया, और हमें पता है कि ये रेडियस है भाई साहब, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल 90 होगा, इसमें से ये एंगल तो थीटा ऑलरेडी है, तो बाकी का एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा। ओके सो आपको लिखना है नाउ OP के साथ TP परपेंडिकुलर इम्प्लाइज एंगल OPT 90 डिग्री। ओके सो देयरफॉर अगर ये पूरा 90 है और ये थीटा है तो एंगल OPQ कितना होगा, मतलब OPQ मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो एंगल OPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा, डन। और हमें पता है कि TP के साथ TQ बराबर है, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे सर्कल के ऊपर, सारे के सारे लेंथ बराबर होंगे, सारे के सारे टेंजेंट्स के लेंथ। सो ऑल्सो TP इक्वल्स टू TQ, रीज़न लिख लेना, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ओके TP और TQ इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल TPQ और एंगल TQP ये भी इक्वल होगा, और कितना थीटा के बराबर होगा। ओके क्यों थीटा के बराबर, क्योंकि मैंने इस वाले एंगल को थीटा लिया था, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ओके ये वाला एंगल भी हो जाएगा थीटा। ओके इसके बाद क्या, इसके बाद ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा मतलब क्या 2 इंटू 90 माइनस थीटा, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो। और 90 माइनस थीटा किसके बराबर था भाई, 90 माइनस थीटा तो एंगल OPQ के बराबर था, इसका मतलब एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ, प्रूफ हो गया इजीली। तो लिखो
इन ट्राइंगल, क्या था इसका नाम, पी टी क्यू, इन ट्राइंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 180 से -2 थीटा, यहाँ पर एक थीटा, यहाँ पर एक थीटा। ओके, और अगर मैं इसको 2 कॉमन ले लूँ तो रहेगा 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। ओके, हैंस प्रूव्ड, ऐसे आपको प्रूफ करना है। सिंपल था, कुछ ही लाइन्स का था, बस कंसेप्ट समझना है। ठीक है, ठीक है, डन है। अब वो बोलोगे भाई कि थीटा की जगह पर अल्फ़ा भी ले सकते हो, बीटा भी ले सकते हो, गामा भी ले सकते हो, डेल्टा भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, वाई भी ले सकते हो, लेकिन एंगल के जब बात आता है तो अल्फ़ा बीटा गामा थीटा ये सब अच्छा लगता है सुन के। ओके, हैंस प्रूव्ड। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देख लेते हैं। if 1 plus sin square theta equals to 3 sin theta cos theta, then prove that tan theta equals to 1 और हाफ। ये प्रूफ करना है। ठीक है, इट इज़ टू प्रूफ, TP, टू प्रूफ दिस tan theta equals to 1 और हाफ। ओके, प्रूफ करेंगे आराम से। देखो कैसे करना है, हमें किसी भी तरह यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, tan थीटा लाना पड़ेगा। मुझे बताओ tan थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं साइन और कॉस के रिलेशन में। तुम बोलोगे भाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर हो जाता है तो हम उसकी जगह पर tan थीटा लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर किसी ना किसी तरह साइन बाई कॉस को लाऊँ तो मुझे मिल जाएगा क्या, tan थीटा या फिर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब tan थीटा होने से मतलब है tan स्क्वायर हो, tan थीटा हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड में कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बोथ साइड में मैंने क्या कर दिया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें भी सेम 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा इसका स्क्वायर हट जाएगा तो 3 इंटू साइन बाई कॉस, यहाँ पर न्यूमरेटर सेपरेशन होगा, ये होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, अब गौर से देखो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, और 3 इंटू साइन बाई कॉस क्या होता है, 3 tan थीटा। ओके, अब क्या, अब हमें तो भाई सेक नहीं चाहिए, तो हम फॉर्मूला लगाकर, आइडेंटिटी लगाकर सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला है, क्या फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करके लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, उसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ तो -3 tan थीटा, फिर यहाँ पर +1 इक्वल्स टू 0। डन। तो मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो 2 इंटू 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस, हमें 3 लाना है। कैसे लाएंगे, इसका कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया 2। अगर मैं 2 को 1 से प्लस कर दूंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा, और ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज देखो जब मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 2 और 1 मिलेगा, तो इस 1 को हम उपयोग कर सकते हैं, करके हम 3 ला सकते हैं।
सो 2 + 1 इंटू टेन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 सॉरी अरे माइनस 2 tan अरे ये क्या हो गया 2 tan थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ से 2 tan थीटा जाएगा कॉमन, तो रहेगा tan थीटा माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन जाएगा, रहेगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जाए तो कॉमन हो जाएगा, तो 2 tan थीटा माइनस 1 और क्या रहेगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आइदर 2 tan थीटा माइनस 1 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल 0 होगा। यहाँ से tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और tan थीटा माइनस 1 का वैल्यू 0 होगा। यहाँ से tan थीटा का वैल्यू होगा 1। ओके, तो प्रूफ हो गया कि tan थीटा का वैल्यू या तो 1 के बराबर होगा या फिर हाफ के बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया, इजी था। बस सोचना है कि भाई कैसे मैं अपना आंसर तक पहुँचूँगा। उस सोच को आपको अपने अंदर लाना है, उस सोच को आपको यू कैन से उस सोच को आपको बुलाना है कि भाई आजा और मेरे दिमाग में बैठ जा और मुझे बता कि मेरा आंसर की तरफ कैसे पहुंच सकता हूं। ठीक है, तब जाके तुम आंसर की तरफ पहुंच पाओगे, वरना आंसर की तरफ पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का है, आराम से होगा। 31 नंबर है। क्या निकालने के लिए? मीन निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो मीन निकालने के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन स्टेप डेविएशन को हटा दिया गया सीबीएसई से, पता नहीं क्यों। तो स्टेप डेविएशन हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे एज्यूम्ड मीन। ठीक है, या फिर स्टेप डेविएशन भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी, तुमको जो ईजी लगे। यहाँ पर टेबल बनाना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो ये हो जाएगा क्लास इंटरवल, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, फिर ये हो जाएगा XI मतलब क्लास मार्क, फिर ये हो जाएगा DI मतलब एज्यूम्ड मीन का जो फार्मूला बनता है, फिर ये हो जाएगा FIDI। ठीक है ना, और कॉलम चाहिए क्या? क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, XI, फिर FI, फिर सॉरी DI, फिर हो गया FIDI। हाँ, तो हो गया ना। हाँ, तो हो गया डन। और टेबल नहीं चाहिए। ठीक है, हो गया। अगर चाहिए होगा तो एक्सटेंड कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा डलाते हैं। आइए, ये है लेंथ इन mm, ये है फ्रीक्वेंसी FI, ये है XI क्लास मार्क, ये है DI को DI का फार्मूला क्या है? XI माइनस एज्यूम्ड मीन मतलब कैपिटल है, और ये FIDI। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये इंक्लूसिव फॉर्म में है, हम इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये इंक्लूसिव फॉर्म में है, हम इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करेंगे? लोअर लिमिट से 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। सो माइनस कर दिया तो 117.5 से 126.5 ऐसा होगा। यहाँ पर एक कॉलम बन जाएगा, इसका रो बन जाएगा, सॉरी। इट वुड बी बेटर कि आप इसको क्लास इंटरवल ही लिखो, लेंथ मत लिखो। ठीक है, क्लास इंटरवल लिखो तो बेटर होगा। ओके,
अच्छा लिखते हैं 126.5 से हो जाएगा 135.5, ये इतना तक आया। तो टाइम बचाते हुए मैंने टेबल को बना लिया है वीडियो को पॉज करके, जिससे कि टाइम ज़्यादा ना लगे। और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं टेबल को। ओके ठीक है। अब गौर से देखो, एक्स आई मतलब क्लास मार्क, फॉर्मूला क्या था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, जिसका वैल्यू आता है 122, जिसका वैल्यू आता है 122। इसके बाद इसका वैल्यू आता है 131, इसका वैल्यू आता है 140, इसका 149, इसका 158, इसका 167, इसका 176। ओके अब सिग्मा एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर देता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी को प्लस करने के बाद मुझे मिलेगा 3 + 5 + 9 + 12 + 5 + 6 40। वेल क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था कि 40 करके कुछ था। ओके तो डायरेक्टली हम 40 लिख सकते थे, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा कन्फर्मेशन के लिए किया है। डी आई, अच्छा एज्यूम्ड मीन कौन सा मानोगे, सबसे मिडल मोस्ट, ठीक है, ट्राई करो सबसे मिडल मोस्ट वैल्यू लेने की, या फिर तुम कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो, लेकिन मिडल मोस्ट वैल्यू लेने की ट्राई करो। ओके तो मैंने 149 को लिया है, देखो मिडल में लग रहा था थोड़ा। ओके अब डी आई का वैल्यू है कि एक्स आई से एज्यूम इन को माइनस कर दो, तो 122 - 149 होता है -27, फिर 131 - 149 होता है -18, 140 माइनस ये होता है -9, ये होगा 149 - 149 0, फिर से सेम 9 18 27, ठीक है, पैटर्न कुछ ऐसा होगा। इसके बाद एफ आई इंटू डी आई, तो इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये होगा -81, ये होगा -90, ये होगा -81, ओके, फिर ये 0, फिर ये 45, फिर ये 72 और ये 54। अब इन सब का प्लस करते हैं, सो पहले प्लस करते हैं, इसके बाद माइनस करेंगे। 72 + 54 + 45 किया, फिर माइनस किया 81 को, फिर से 81 को, फिर 90 को, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब इसका वैल्यू आता है -81, ओके, प्लस करने के बाद सम आता है -81। अब फॉर्मूला क्या था मीन का, तो मीन का फॉर्मूला था एज्यूम्ड मीन मेथड से, क्या था, लोअर लिमिट, एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई, ओके, सिग्मा एफ आई। तो एज्यूम्ड मीन तो 149 था, प्लस एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई है -81 बाय सिग्मा एफ आई है 40, तो 81 डिवाइडेड बाई 40 कर देता हूँ, तो ये आता है 149 - 2.025, तो माइनस करने के बाद हमारा आ जाता है 146.975, ओके, ये आता है हमारा आंसर। क्लियर। तो एवरेज या फिर कह सकते हो मीन लेंथ जो होगा उसका वैल्यू होगा क्या, 146.975, और इसी की तरह हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सेक्शन डी, तब तक के लिए गुड बाय।